everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज को शुरू किया हुआ है और इस सीरीज में जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, जो हमने OLS एस्टिमेटर्स में अजम्पशंस को पढ़ा था, हम बिट बाय बिट हर एक अजम्पशन को रिलैक्स करके देख रहे हैं। इस सीरीज में हम अभी तक मल्टीकोलिनियरिटी और ऑटो कोरिलेशन को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हेटेरोसेडास्टिसिटी को पढ़ेंगे। हेटेरोसेडास्टिसिटी के लिए पूरा ओवरव्यू लेंगे कि हेटेरोसेडास्टिसिटी होता क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं और उसके बाद में हम समझेंगे कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हेटेरोसेडास्टिसिटी होता क्या है। देखिए, जब हमने OLS एस्टिमेटर को पढ़ा था, OLS एस्टिमेटर्स में, तो उसमें जो एरर टर्म थी, एरर टर्म के लिए हमने एक अजम्पशन मानी थी कि एक जब हम रिग्रेशन को रन करेंगे उसके अंदर जितनी भी एरर टर्म्स होंगी उनका जो वेरिएंस होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेरिएंस। ठीक है, यानी कि जो वेरिएंस होगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को समझना चाहें, लेट्स से कि हमारे पास दो एरर टर्म है, एक I है और एक J है, तो हमारी अजम्पशंस थी दैट वेरिएंस ऑफ I विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ J। हम इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे होमोसेडेस्टिसिटी। होमोसेडेस्टिसिटी, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, सेम। लेकिन द मोमेंट, जिस मोमेंट पे हमारी अजम्पशन वायलेट हो जाती है, यानी कि वेरिएंस ऑफ I इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ J, यानी कि कांस्टेंट वाली अजम्पशन जब हमारी खत्म हो जाती है तो वो हो जाता है हेटेरोसेडास्टिसिटी। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि होमोसेडेस्टिसिटी और हेटेरोसेडास्टिसिटी क्या होता है। जब भी हमारे एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट और सेम नहीं रहेगा तो हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। और हेटेरोसेडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली क्रॉस सेक्शन डेटा में होती है। देखिए, जब मैंने आपको ऑटो कोरिलेशन पढ़ाया था, अगर आपने ऑटो कोरिलेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑटो कोरिलेशन है वो जनरली टाइम सीरीज डेटा में पाया जाता है, लेकिन जो हेटेरोसेडास्टिसिटी है वो क्रॉस सेक्शन डेटा में पाई जाती है। क्रॉस सेक्शन डेटा में क्यों पाई जाती है, इसकी भी एक वजह है। देखिए, क्रॉस सेक्शन डेटा का क्या मतलब होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जब हम डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम डिफरेंट सेक्शन को किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में स्टडी करेंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन डेटा कहलाएगा। जैसे कि अगर हम मानना चाहें तो 2021 में अगर हम ये देखना चाहें कि जो जीडीपी है 2020 की, ठीक है, 2021 का डेटा तो हमारे 2021 के एंड में अवेलेबल होगा। तो अगर हम 2021 में 2020 की जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखना चाहें, यानी कि एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैन्युफैक्चरिंग ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे, जब हम केवल 2020 में देखेंगे तो वो हमारा क्रॉस सेक्शन डेटा कहलाएगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम एग्जांपल लेते हैं रिच हाउस होल्ड का और पुअर हाउस होल्ड का। ठीक है, देखिए, जो रिच हाउस होल्ड होंगे वो ज्यादा सेव करेंगे और जो पुअर हाउस होल्ड होंगे वो कम सेव करेंगे। इतना तो हम सबको पता है, हमने बेसिक इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो पुअर के लिए ज्यादा होती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो रिच के लिए कम होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकम हमारा बढ़ता है या इनकम में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो जो पुअर है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। रिच का जो एक्सपेंडिचर है वो कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा है उसमें वेरिएंस जो होगा वो भी तो इस हिसाब से बढ़ेगा। अगर हम एक्सपेंडिचर को कंसीडर कर रहे हैं और रिच का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो वेरिएंस भी तो इसका कम होगा। सेम वे अगर हम पुअर के एक्सपेंडिचर को कंसीडर कर रहे हैं और पुअर का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो इसका वेरिएंस भी तो ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो वेरिएंस है
वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ज्यादा बढ़ेगा या ज्यादा कम होगा, और ऐसा जनरली क्रॉस सेक्शन डेटा में पता चलता है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि जो हेटेरोसेडेस्टिसिटी होती है इसके सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें यह समझना है कि जो हेटेरोसेडेस्टिसिटी है इसके सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि किन किन वजह से हेटेरोसेडेस्टिसिटी किसी भी डेटा सेट में पाई जा सकती है। सबसे पहले तो अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, आउटलायर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। मैंने बताया था जैसे कि कोई भी एक जो डेटा है या कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है, जब वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उस डेटा सेट का आउटलायर कहलाती है। जैसे कि अगर हमने देखा हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन सेट है, ऑब्जर्वेशन में 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो 9, 13, 15, 17 और सडनली जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती है वो हो जाती है 93। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली स्कैटर्डनेस जो है, कम डिस्पर्जन है इनमें। ये जो 4 वैल्यूज है ये रफली आसपास हैं, लेकिन 93 में और 9 में या फिर 17 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। आउटलायर्स वो वैल्यू होते हैं जो पूरी की पूरी डेटा सीरीज का या पूरे के पूरे डेटा सेट का एवरेज मीन को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। क्योंकि ये एवरेज मीन को अफेक्ट करते हैं, इसी वजह से ये हेटेरोसेडेस्टिसिटी का कारण भी बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो रीजन होता है वो होता है जो वेरिएबल का स्केल होता है वो बढ़ जाता है। वेरिएबल स्केल इंक्रीजेस विद सैंपल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम सैंपल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे वेरिएबल का स्केल भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि इंडिया में ओवरऑल कंट्री का हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हर स्टेट अपना एसडीपी भी कैलकुलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है। और अगर हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड भी तो इंडिया का स्टेट है, महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा जीडीपी है, महाराष्ट्र का जो पूरा पूरा एसटीपी है और जब नागालैंड का है, इनमें कम से कम 4 टाइम्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम नागालैंड के एसटीपी को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तब जाके हम महाराष्ट्र के एसटीपी पे पहुंचेंगे। अब हमारा कोई भी एक ऐसा डेटा सेट है ऑब्जर्वेशन के लिए जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को पढ़ना है। अब अगर उस डेटा सेट में महाराष्ट्र और नागालैंड दोनों को इंक्लूड किया जाए तो आप देखिए वो बायस रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ये काइंड ऑफ आउटलायर्स ही है, आउटलायर्स का मॉडिफाइड फॉर्म ये है। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता है ना, तो उसी के साथ में हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल स्केल भी बढ़ता है, और जैसे जैसे वेरिएबल स्केल बढ़ता है तो वो हेटेरोसेडेस्टिसिटी की प्रॉब्लम को डेटा सेट में खड़ा कर देता है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि किसी भी अगर डेटा सेट में हेटेरोसेडेस्टिसिटी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेटेरोसेडेस्टिसिटी को पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक कराया हुआ है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो हेटेरोसेडेस्टिसिटी की प्रॉब्लम को समझने के लिए बेस का काम करेगा। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उन टॉपिक्स को समझ कर आए, ताकि आपको ये जो अब मैं समझाने वाली हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जब मैंने आपको ब्लू प्रॉपर्टी की पढ़ाई थी तो मैंने उसमें पढ़ाया था वेरिएंस ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ई आई अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, उस वीडियो में मैंने एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वैल्यूज कहाँ से आई है, किस तरीके से डेरिवेशन होती हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि हेटेरोसेडेस्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हम एक्सपेक्टेशन को निकालेंगे, ई 1 अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर x1 स्क्वायर E1 प्लस
x2 स्क्वायर e2 प्लस xn स्क्वायर en। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/समेशन xi का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो बाहर क्या आ गया, x1 का स्क्वायर e1, एक्सपेक्टेशन अंदर एरर टर्म पे जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x2 का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन e2 प्लस xn का स्क्वायर e एक्सपेक्टेशन en। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने ब्लू प्रॉपर्टी को पढ़ा था तो हमने ये एज्यूम किया था कि जितनी भी एरर टर्म्स हैं उनका वेरिएंस सेम है और कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया था, e एक्सपेक्टेशन ऑफ ei इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से कर दिया था और हमारी वैल्यू जो है वो ब्लू प्रूव हो गई थी। लेकिन इसमें अब हम क्या करेंगे, e1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k1 समेशन का स्क्वायर, इसमें k1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होगा बार बार। यही इसमें ट्रिक है कि k1, k2 और kn मानना है, ये कांस्टेंट हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, एक्सपेक्टेशन e2 का स्क्वायर क्या होगा, k2, एक्सपेक्टेशन en का स्क्वायर क्या होगा, kn सिग्मा स्क्वायर। सेम वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एक कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन स्क्वायर अपॉन समेशन xi का स्क्वायर k1 x1 का स्क्वायर प्लस k2 x2 का स्क्वायर प्लस k1 x1 का स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, ये जो वेरिएंस की वैल्यूज थी उसको सब्स्टिट्यूट किया है। उस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्स आई है और ये जो एक एक्स आई है, इससे एक एक्स आई को हमने काट दिया है और यहाँ पे बचेगा समेशन के आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जब हम ब्लू प्रॉपर्टी को प्रूव करते थे तो हमारा केवल ये आता था। ठीक है, उसके बाद में एक और एरर टर्म आती थी जो हमने मानी थी, लेकिन ये नहीं आती थी। ठीक है, ये जो हमारी एक नई टर्म आई है, ये क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज का है कि इसमें हेटेरोसेडेस्टिसिटी है, हमने कांस्टेंट नहीं माना है। अगर हमने कांस्टेंट माना होता तो ये वाली टर्म हमारी नहीं आई होती। अब हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी डेटा सेट में अगर हेटेरोसेडेस्टिसिटी है तो उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने समझ लिए। अब उस कॉन्सिक्वेंसेस के इंप्लीकेशन क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे बीटा 1 है और जो OLS एस्टिमेटर के पैरामीटर्स हैं वो अनबाइस्ड रहेंगे, लीनियर रहेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी उनमें नहीं रहेगी, उनमें इनएफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि जो मिनिमम वेरिएंस थे वो मिनिमम वेरिएंस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी समझा है कि मिनिमम वेरिएंस जो है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये ब्लू प्रॉपर्टी को अब सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दूसरी इंप्लीकेशन इसकी जो है वो है कि जो एस्टिमेटेड वेरिएंस होगा, एस्टिमेटेड वेरिएंस जो होगा वो बायस्ड होगा। ठीक है, और क्योंकि ये बायस्ड होगा तो इसमें टी टेस्ट और एफ टेस्ट जो थे, टी टेस्ट और एफ टेस्ट वो वैलिड नहीं रहेंगे, टी टेस्ट और एफ टेस्ट इनवैलिड बन जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं इकोनोमेट्रिक्स में जिससे हम हेटेरोसेडेस्टिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो वाइट टेस्ट है। ठीक है, वाइट टेस्ट जो है वो हॉल वाइट नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1980 में इस टेस्ट को बनाया था जिससे हेटेरोसेडेस्टिसिटी का पता चलता है। दूसरे जो टेस्ट है वो है गोल्डफेल्ड क्वांट
टेस्ट, गोल्ड फेड कॉइन टेस्ट, गोल्ड फेड कॉइन टेस्ट। तीसरा है ब्रूएस्ट पगान टेस्ट। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।